कहानी की शुरुआत एक कोट से करते हैं। मैरी विल्सन लिटिल ने लिखा, ऑलमोस्ट एनीथिंग कैन बी प्रिजर्व्ड इन अल्कोहल एक्सेप्ट हेल्थ, हैप्पीनेस एंड मनी। यानी शराब में लगभग हर चीज को सुरक्षित रखा जा सकता है सिवाय सेहत, खुशियों और पैसे के। इंसान को जीवित रहने के लिए बहुत कम चाहिए, लेकिन जीने के लिए वो पूरी दुनिया बना लेता है। शायद यही वजह है कि जब इंसान ने पहली बार खेती की तो उसने केवल रोटी नहीं बनाई, उसने एक ऐसा ड्रिंक भी बनाया जो हजारों साल बाद भी उसके साथ है। कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट तो यहाँ तक मानते हैं कि इंसान शिकार और भोजन जुटाने वाले जीवन से निकलकर स्थायी खेती पर आधारित जीवन की ओर इसलिए बढ़ा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अनाज उगा सके, जिससे खूब सारी बियर बनाई जा सके। हालांकि ये दावा पूरी तरह सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि बियर सिर्फ एक शराब नहीं है बल्कि सभ्यता की साथी रही है। आज आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो सुमेर की मिट्टी से लेकर मिस्र के पिरामिडों तक, यूरोप के मठों से लेकर बवेरिया की बर्फीली गुफाओं तक, अमेरिका की शराबबंदी से लेकर आज की क्राफ्ट ब्रूअरी तक पहुंचती है। बियर की गाथा सिर्फ स्वाद की नहीं है बल्कि विज्ञान, धर्म, राजनीति, व्यापार और इंसानी जिज्ञासा की भी दास्तान है। तो आज आपको सुनाएंगे कहानी प्राचीन सभ्यताओं से निकलकर पार्टी का पर्याय बन चुके दुनिया के सबसे पुराने और सबसे लोकप्रिय ड्रिंक्स में से एक बियर की। नमस्ते और स्वागत। मेरा नाम है आशीष और यह है किस्सों का टाइम ट्रैवल और इतिहास की लल्लन टॉप कहानियों वाला आपका शो तारीख। कीड़े मकोड़ों से लेकर हाथियों तक और फल खाने वाले चमगादड़ों से लेकर बंदरों तक कई जानवरों में अल्कोहल या एथेनॉल के प्रति एक स्वाभाविक आकर्षण देखा जाता है। जब फल पूरी तरह पक जाते हैं, उनमें एक मीठी और आकर्षक खुशबू निकलती है। ये खुशबू जानवरों को ये संकेत देती है कि फल में भरपूर शुगर है, तो खाने के लिए तैयार है। जब ऐसे पके हुए फलों में प्राकृतिक रूप से मौजूद यीस्ट उनके शुगर खाने लगते हैं तो उनमें अल्कोहल बनने लगता है। जानवरों को इन फलों से भोजन और ऊर्जा तो मिलती ही है, साथ ही अल्कोहल के शरीर पर होने वाले प्रभाव का भी एहसास उनको होता है। प्राचीन मानव इतिहास का एक सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब लोगों ने ऐसी विधि खोजी जिसमें शहद या फलों के बिना भी शुगर बनाई जा सकती थी और उसे फर्मेंट करके अल्कोहल तैयार किया जा सकता था। यही तकनीक आगे चलकर ब्रूइंग यानी बियर बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत बनी। कई उपलब्ध प्रमाण बताते हैं कि बियर बनाने की कला लगभग 5000 साल पहले दक्षिणी मेसोपोटामिया यानी आज के दक्षिणी इराक के सुमेर क्षेत्र में टिग्रिस और यूफ्रेटीज नदियों के बीच में शुरू हुई। जमीन बहुत उपजाऊ थी, जलोढ़ मिट्टी में जंगली अनाज अच्छी तरह उगता था। लोग इन अनाजों को भोजन के लिए इकट्ठा करते थे और इन्हीं से बियर भी बनाते थे। हम जानते हैं कि अगर अनाज बारिश में पड़ा रह जाए तो उसमें अंकुर निकल आते हैं। इससे माल्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और अनाज के अंदर ऐसे एंजाइम बनने लगते हैं जो स्टार्च को शुगर में बदल सकते हैं। संभव है किसी व्यक्ति ने जब अंकुरित अनाज देखा हो तो उसने सारा पोषक स्टार्च खत्म होने से पहले जल्दी उससे रोटी बनाने की कोशिश की हो। जब उस अनाज को गर्म किया गया होगा तो एंजाइमों की मदद से उसका स्टार्च पिघलकर शुगर में बदल गया और जब इंसानों के पास आ गई शुगर तो वो जानते थे कि उसके आगे उनको क्या करना है। यही बियर बनने की शुरुआत थी। कुछ समय बाद सुमेरियों ने निचले मेसोपोटामिया के मैदानों में बसकर दुनिया की पहली सभ्यता स्थापित की। उन्होंने अनाज उगाना शुरू किया और उससे बैपिर नाम की एक खास तरह की रोटी बनाई। पुरातत्वविदों को मिली सबसे पुरानी लिखित रेसिपी में सुमेरियों ने निनकासी नाम की देवी की स्तुति की है। निनकासी को देवताओं की शराब बनाने वाली देवी माना जाता था। इस नाम का अर्थ सुमेरियन भाषा में 2 शब्दों से मिलकर बनता है, निन यानी देवी और कासी यानी बियर। हालांकि सुमेरियन स्तुति और कुछ विद्वानों की व्याख्या में इसका एक काव्यात्मक अर्थ भी मिलता है, लेडी हु फिल्स द माउथ। मान्यता थी कि निनकासी ने ही मनुष्यों को बियर बनाना सिखाया। इस मीठी रोटी बैपिर को पानी में भिगोया जाता था। इसके बाद उसमें अपने आप फर्मेंटेशन शुरू हो जाता था और फिर उसको छान लिया जाता था। इस तरह बियर धीरे धीरे इंसानों की रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन गई। ये वो काल था जब बियर को पौष्टिक, शरीर के लिए लाभदायक, मन को खुश कर देने वाला और कैलोरी से भरपूर एक पेय माना जाता था। हालांकि आज वैसा बिल्कुल नहीं है। इसे पर्याप्त मात्रा में बनाने के लिए लोगों ने स्थायी कृषि अपनाई और नियमित रूप से बड़े पैमाने पर अनाज को उगाना शुरू किया। आज भी आधुनिक ईरान के जाग्रोस पर्वत में स्थित गोडिन टेपे नामक पुरातात्विक स्थल पर इसके प्रमाण मिलते हैं। वहाँ सुमेरियन काल के मिट्टी के बर्तनों के टुकड़ों पर कैल्शियम
ऑक्सालेट के निशान पाए जाते हैं। इसको बियर स्टोन भी कहा जाता है क्योंकि ये बियर बनाने की प्रक्रिया का अवशेष होता है। सुमेरियन लिपि में बियर का प्रतीक एक ऐसे घड़े का चित्र था जिसका निचला हिस्सा चौड़ा और ऊपरी हिस्सा जो था वो सकरा होता था। बाद में बेबीलोनियों ने सुमेर पर कब्जा कर लिया। इस जीत का एक बड़ा लाभ ये था कि उन्होंने सुमेरियों की बियर बनाने की तकनीक भी अपना ली। बेबीलोन के प्रसिद्ध राजा हम्मुराबी ने लगभग हर विषय पर कानून बनाए थे, इनमें बियर भी शामिल थी। उन्होंने बियर को 20 अलग अलग प्रकारों में बांटा और उससे जुड़े नियम भी निर्धारित कर दिए। सुमेर का बियर कल्चर बाद में मिस्र भी पहुंचा। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के पुरातत्व विभाग में शोध करने वाली डॉक्टर डेल्विन सैमुअल के अनुसार मिस्र में राजवंशों के स्थापित होने के पहले ही बियर बनाना अच्छी तरह विकसित हो चुका था काम। शुरुआती राजवंश काल यानी लगभग 3100 से 2686 ईसा पूर्व तक आते आते बियर मिस्र की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी थी। आपको ये जान के हैरानी हो कि बियर उस समय के पानी की तुलना में अधिक सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक मानी जाती थी। धीरे धीरे ये मिस्र के लोगों का रोजमर्रा का पेय बन गई। फराव या सम्राट से लेकर सबसे साधारण किसान तक लगभग सभी लोग बियर पीते थे। बियर और रोटी के लिए विशाल अनाज के भंडार बनाए गए थे और मिस्र की अर्थव्यवस्था काफी हद तक इन्हीं दोनों पर आधारित हो गई। प्राचीन मिस्र की कई कब्रों की दीवारों पर ऐसे चित्र बने हैं जिनमें लोग लंबे स्ट्रॉ की मदद से बड़े घड़ों से बियर पीते हुए दिखाई देते हैं। इतना ही नहीं, आज भी पुरातत्वविदों को उस समय के शासकों और उच्च अधिकारियों द्वारा इस्तेमाल किए गए बियर पीने के स्ट्रॉ मिले हैं जिनको सोने और लैपिस लाजुली जैसे बहुमूल्य रत्नों से सजाया गया था। जब यूनानी लोग मिस्र पहुंचे तो वो बियर से बिल्कुल प्रभावित नहीं हुए। उन्होंने बियर को जाइथोस कहा, जिसका संबंध उसके झागदार होने से था। वो वाइन को ज्यादा पसंद करते थे, इसलिए उन्हें अंकुरित माल्ट सड़े हुए अनाज जैसा लगता था और मिस्र के लोगों की बनाई बियर उनको नहीं पसंद आई। ऐसा नहीं था कि मिस्र के लोग वाइन के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन मिस्र के अधिकांश इलाकों में अंगूर उगाना अनाज उगाने जितना आसान नहीं हुआ करता था। तो मिस्र के लोग जौ और प्राचीन गेहूं, एमर सहित कई प्रकार के अनाजों से बियर बनाते थे। प्राचीन ग्रंथों में बियर की कई किस्मों का उल्लेख मिलता है, जिनमें कुछ खास धार्मिक अनुष्ठानों के लिए बनाई जाती थी, जैसे देवताओं को अर्पित करने के लिए अलग बियर और अंतिम संस्कार के लिए अलग बियर। उस समय बड़ी बड़ी ब्रूअरियां बनाई गई। ब्रूअरियां यानी बियर बनाने के कारखाने। उस दौर में बियर बनाना मुख्य रूप से महिलाओं का काम माना जाता था या था। ये परंपरा अलग अलग सभ्यताओं में मध्यकाल के अंत तक बनी रही। 332 ईसा पूर्व में सिकंदर के नेतृत्व में यूनानियों ने मिस्र पर कब्जा कर लिया। इसके बाद भी बियर बनती रही, लेकिन यूनानी उसे अपने दुश्मनों और हारे हुए लोगों का पेय मानते थे, इसलिए उसका सम्मान नहीं करते थे। हेलेनिस्टिक काल तक मिस्र नील नदी के मुहाने पर बसे पेलुसियम शहर से फिलिस्तीन और उससे आगे के क्षेत्रों में बियर निर्यात करने लगा। बियर उद्योग की निगरानी के लिए अधिकारी भी नियुक्त किए गए थे। सिकंदर ने लगभग 9 वर्षों तक मिस्र पर राज किया। उसके बाद मिस्र पर टॉलेमी वंश का राज रहा। 31 ईसा पूर्व में एक्टियम के नौसैनिक युद्ध के बाद क्लियोपेट्रा और उसके प्रेमी मार्क एंटनी ने अपनी जान ले ली और मिस्र रोमन साम्राज्य का एक प्रांत बन गया। प्राचीन यूनान और रोम में वाइन की भरपूर उपलब्धता थी, इसलिए वहां बियर कभी विशेष लोकप्रिय नहीं हो सकी। लेकिन जब रोमन साम्राज्य अपने विस्तार के लिए पहाड़ों के पार पहुंचा तो उसका सामना ऐसे योद्धा समुदायों से हुआ जो अक्सर युद्ध के लिए तैयार रहते थे और बियर पीते थे। रोमन लेखक प्लिनी ने अपनी किताब नेचुरल हिस्ट्री में लिखा है कि पश्चिमी यूरोप के लोग अनाज और पानी से बना एक ऐसा पेय पीते हैं जिससे नशा होता है। गॉल, स्पेन और दूसरे देशों में इसे बनाने का तरीका थोड़ा अलग है और इसके अलग अलग नाम हैं, लेकिन इसकी प्रकृति और गुण लगभग एक जैसे हैं। और खासकर स्पेन के लोग इसे इतनी अच्छी तरह बनाते हैं कि ये लंबे समय तक खराब नहीं होती। इंसान ने अपनी इच्छाओं और स्वाद को पूरा करने के लिए इतनी अद्भुत कला विकसित कर ली है कि उसने पानी से भी नशा पैदा करने का तरीका खोज लिया। यूरोप में बियर बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली केतलियां छोटी होती थी और केवल घरों की ज़रूरत के हिसाब से बनाई जाती थी। लेकिन जब लोग बड़े बड़े समुदायों में बसने लगे तब उन्होंने बड़े बड़े कारखाने बनाने शुरू किए। अब बियर बनाना घर की रसोई से निकलकर खास तौर पर बनाए गए कारखानों में होने लगा। उस समय बियर का स्वाद बढ़ाने के लिए आमतौर पर कई तरह की जड़ी बूटियों का मिश्रण इस्तेमाल किया जाता था, जिसको कहा जाता था ग्रूट। ग्रूट याद आया। 800 ईस्वी के शुरुआती वर्षों में स्विट्जरलैंड के सेंट गैलानेबे के भिक्षुओं ने यूरोप की पहली बड़ी आधुनिक ब्रूअरी बना ली थी। 820 ईस्वी में तैयार की गई इसकी रूपरेखा आज भी आधुनिक जैसी ब्रूअरी होती है
वैसी दिखाई देती है। 1100 के दशक में धीरे धीरे यूरोप की ज़्यादातर बियर में हॉप्स का इस्तेमाल होने लगा। उस समय कैथोलिक चर्च ग्रूट बेचकर अच्छी खासी कमाई करता था, इसलिए उसने हॉप्स के इस्तेमाल का जोरदार विरोध किया। लेकिन हॉप्स चर्च के नियंत्रण से बाहर फैलता गया और धीरे धीरे पूरे यूरोप में अपनी मजबूत जगह बना ली। इसके बाद मध्य यूरोप बियर उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। करीब 1150 के दशक में जर्मन नन सेंट हिल्डेगार्ड ऑफ बिंगेन ने अपनी किताब फिजिका में हॉप्स को एक ऐसा पौधा बताया जो न सिर्फ स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है बल्कि पेय पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में भी मदद करता है। 1158 में ऑक्सबर्ग, 1268 में पेरिस और 1293 में नूरनबर्ग ने अनाज की आपूर्ति और बियर की शुद्धता को बनाए रखने के लिए कानून लागू किए। लेकिन 1618 से 1648 तक चले 30 ईयर्स वॉर ने यूरोप को लगभग एक सदी तक दुख, तबाही और मौत के दौर में धकेल दिया। पूरे महाद्वीप में युद्ध छिड़े रहे। हिंसा, बीमारियों और भूखमरी के कारण यूरोप की आबादी लगभग आधी रह गई। इसका असर बियर उद्योग पर भी पड़ा। बड़े व्यावसायिक कारखाने बंद होने लगे और लोग फिर से अपने घरों में बियर बनाने लगे। इन कारखानों का पुनर्जीवन 1700 के दशक में हुआ। जब जूलियस सीजर 55 ईसा पूर्व में ब्रिटेन के कैंट पहुंचे तो उन्होंने वहां रहने वाले लोगों के बारे में लिखा कि उनके पास अंगूर की बेलें थी, लेकिन उनका इस्तेमाल वे केवल अपने बगीचों की सजावट के लिए करते थे। वे जौ और पानी से बना एक बहुत ताकतवर पेय पीते हैं। ब्रिटेन में वाइन की शुरुआत भी काफ़ी पहले हो चुकी थी। सबसे पहले इसे वहाँ रोमन विजेता लेकर आए और बाद में 1066 में आए नॉर्मन भी अपने साथ वाइन की परंपरा लाए। समय के साथ नॉर्मन लोग ब्रिटिश समाज में घुल मिल गए। उन्होंने फिर बियर बनाना तो सीख लिया, लेकिन वाइन पीने की अपनी आदत को नहीं छोड़ा। इसका नतीजा ये हुआ कि ब्रिटेन में समाज दो हिस्सों में बंट गया। ऊपरी और अमीर वर्ग वाइन पीता था, जबकि आम लोग बियर पीते थे। पूरे मध्यकाल में बियर बनाना मुख्य रूप से घरों में होने वाला काम ही बना रहा और इसकी जिम्मेदारी फिर से महिलाओं के हाथ में चली गई। मध्यकाल में हर महिला से ये उम्मीद की जाती थी कि उसको घर में बियर बनानी आनी ही चाहिए, लेकिन कुछ महिलाओं ने इसको अपना छोटा व्यवसाय बना लिया। उन्हें एल वाइव्स कहा जाता था। ये महिलाएं अपने घरों से या छोटे स्तर पर बियर बेचा करती थी। कई बार उनको एल हाउस यानी बियर परोसने वाले छोटे सराय या ठिकाने खोलने की भी अनुमति मिल जाती थी। इससे उनको अपनी कमाई का एक ऐसा साधन मिल गया जिसने उन्हें उस दौर में दुर्लभ आर्थिक स्वतंत्रता दी। लेकिन 1348 से 1350 के बीच जब इंग्लैंड में ब्लैक डेथ यानी ब्लैक प्लेग फैला, तब बियर की मांग और बढ़ गई। इससे महिला ब्रूअरों की स्थिति पहले से ज़्यादा मजबूत हो गई। हालांकि दौर ज़्यादा लंबा नहीं चला। धीरे धीरे व्यापार के बढ़ते प्रभाव और पुरुषों के बढ़ते वर्चस्व ने बियर बनाने का काम महिलाओं के हाथ से छीन लिया। धीरे धीरे पुरुषों ने बड़े पैमाने पर ब्रूअरी स्थापित करनी शुरू कर दी। इसके साथ ही महिलाओं को उनके अपने व्यवसायों से बाहर कर दिया गया और उनको उन्हीं नई ब्रूअरी में कर्मचारी बनकर काम करना पड़ गया। 1400 के दशक में हॉप्स इंग्लैंड भी पहुंच गए। हालांकि एक सदी से भी ज़्यादा समय तक बहुत से लोग बिना हॉप्स वाली पारंपरिक एल को ही पसंद करते रहे। एल बियर की सबसे पुरानी शैलियों में से एक है, जिसे गर्म तापमान पर खास तरह के यीस्ट से तैयार किया जाता है। लेकिन 1500 के दशक के मध्य तक ब्रिटेन की ज़्यादातर बियर में हॉप्स का इस्तेमाल होने लगा था। इसी दौरान एक ऐतिहासिक घटना भी हुई। पिलग्रिम लीडर विलियम ब्रैडफोर्ड ने 1620 में अमेरिका पहुंचने की अपनी यात्रा का वर्णन करते हुए लिखा, सुबह हमने ईश्वर से मार्गदर्शन की प्रार्थना की, फिर यह तय किया कि दो जगहों को दोबारा जाकर ध्यान से देखें क्योंकि हमें वहीं बसना था। हमारे पास और खोजबीन करने का समय नहीं था। हमारा राशन लगभग खत्म हो चुका था, खासकर बियर। और तब 20 दिसंबर का दिन था। इसके बाद मैफ्लावर नाम का छोटा जहाज केप गॉड के तट पर पहुंचा और तीर्थयात्रियों ने वहां कदम रखा। इसके साथ ही अमेरिकी महाद्वीप में यूरोपीय शैली की बियर बनना भी शुरू हो गया। हालांकि शुरुआत में लोग वही अनाज और सामग्री इस्तेमाल करते थे जो वहीं आसानी से मिल जाए या उगाई जा सकती थी। 1670 तक अंग्रेज क्वेकर जॉन फेनविक अमेरिका पहुंचकर सेलम शहर बसाने लगे। उन्होंने लिखा कि वहां पहुंचते ही उनके साथियों ने सबसे पहले आम लोगों के लिए बियर बनाने की ब्रूअरी खड़ी करनी शुरू कर दी। उसके बाद 1700 के दशक में जैसे जैसे अमेरिका के औपनिवेशिक शहर बढ़े वैसे वैसे ब्रूअरी भी बढ़ती गई। शहरों में इंग्लैंड जैसी बियर बनाई जाती थी जिसमें जौ के माल्ट के साथ गुड़ की चाशनी जैसी चीज़ें भी मिलाई जाती थी। वहीं गांवों और फार्म हाउसों में लोग जौ के अलावा गेहूं, मक्का, कद्दू, मटर और तरह तरह के मसालों से भी बियर तैयार किया करते थे। 1784 में अमेरिका की आज़ादी के सिर्फ 8 साल बाद हेनरी गुडविन और सैमुअल विटब्रेड ने लंदन की अपनी ब्रूअरी में कोयले से चलने वाला भाप का इंजन लगाया। करीब 20 साल बाद माल्ट को सुखाने की नई तकनीक और थर्मामीटर के इस्तेमाल से एक जैसी गुणवत्ता वाला हल्के रंग का माल्ट तैयार होने लगा। इससे
बियर का उत्पादन तेजी से बढ़ा और इंडिया पेल एल की बड़ी खेपें भारत के कोलकाता भेजी जाने लगी, मतलब IPA की। (1553) में बवेरिया के शासक अल्ब्रेक्ट फिफ्थ ने गर्मियों में बियर बनाने पर रोक लगा दी थी। इससे ब्रूअरों ने बियर को ठंडी भूमिगत गुफाओं में बर्फ के सहारे लंबे समय तक सुरक्षित रखना शुरू किया। इसी माहौल में लागर यीस्ट विकसित हुआ जो कम तापमान पर बेहतर बियर तैयार करता था। 1840 के दशक में इसी तकनीक से लागर और फिर पिल्सनर जैसी नई बियरों का जन्म हुआ। रेलवे, कांच के गिलास और कृत्रिम रेफ्रिजरेशन जैसी तकनीकों ने इसे पूरी दुनिया में लोकप्रिय बना दिया। हालांकि इंग्लैंड और आयरलैंड ने अपनी पारंपरिक एल बियर की परंपरा बनाए ही रखी। 1800 के दशक के आखिर तक पूरे यूरोप और अमेरिका में ब्रूअरी बड़े बड़े व्यावसायिक साम्राज्य बन चुकी थी। ब्रिटेन की पहचान एल बियर से बनी रही, जबकि मध्य यूरोप, स्कैंडिनेविया और अमेरिका ने मुख्य रूप से लागर बियर को अपनाया। 1900 तक जापान की आज की 4 सबसे बड़ी बियर कंपनियों में से 3 पहले ही स्थापित हो चुकी थी। इसके बाद आए दोनों विश्व युद्धों ने दुनिया भर के बियर उद्योग को बदल ही डाला, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव अमेरिका में आया। अमेरिकी लागर पहले ही यूरोपीय लागर से अलग हो चुकी थी, क्योंकि उसमें माल्ट का कुछ हिस्सा चावल और मक्के से बदला जाने लगा था। फिर 1920 से 1933 तक चला अमेरिका प्रोहिबिशन यानी शराबबंदी का 13 साल वाला दौर आया, जिसे उस समय नोबल एक्सपेरिमेंट कहा गया। इस शराबबंदी ने अगले 60 वर्षों तक अमेरिकी बियर की दिशा बदल ही दी। 1933 में जब शराबबंदी खत्म हुई और ब्रूअरी फिर से खुलने लगी, तब तक बियर पूरी तरह बदल चुकी थी। बियर लंबे समय तक बाजार से गायब रही थी और इस बीच दुनिया भी बदल चुकी थी। व्यापार, नई नई तकनीक और विज्ञापन, इन तीनों ने मिलकर बड़े पैमाने पर बिकने वाली नई बियर तैयार की। तकनीकी रूप से ये बियर बेहद अच्छी थी, लेकिन इसमें अपने पुराने पूर्वजों जैसी बात नहीं थी। अब ये बियर दुकानों की अलमारियों पर प्लास्टिक में पैक सफ़ेद ब्रेड और प्रोसेस्ड चीज फूड प्रोडक्ट जैसे लंबे समय तक खराब न होने वाली चीज़ों के साथ ही बिकने लग गई। शुरुआत में अमेरिकी लोग इस नई बियर से संतुष्ट थे, लेकिन जब वो दूसरे देशों की यात्रा करने लगे तब उनको एहसास हुआ कि असली स्वाद वाली बियर से तो वो कई दशकों तक वंचित रहे थे। 1970 और 1980 के दशक में बियर की दुनिया में एक नया पुनर्जागरण शुरू हुआ। सबसे पहले इंग्लैंड में छोटी माइक्रो ब्रूअरी खुली और फिर ये आंदोलन अमेरिका के पश्चिमी हिस्से तक पहुंच गया। यूरोप की महान परंपराओं से प्रेरित वर्षों तक अपने घरों में प्रयोग करने वाली अमेरिकी क्राफ्ट ब्रूअर इस भरोसे के साथ आ गया है कि बियर बनाना भी जैज म्यूजिक की तरह एक क्रिएटिव और आर्ट जैसा हो सकता है। तो ये थी बियर की यात्रा, बियर की कहानी। लेकिन इस कहानी को सुनाने का मकसद सिर्फ इतिहास के एक दिलचस्प पन्ने को आपके सामने खोलना था। हम बियर या शराब को कतई प्रोत्साहित नहीं करते हैं। इतिहास, तथ्य और दस्तावेज कुछ भी कहें, लेकिन किसी भी प्रकार की शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इससे दूर रहें। तारीख का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आपके लिए इसे लिखा है हमारे साथी योगेश ने। कैमरे के पीछे हैं अमितेश। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।